नाजरीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ आपके सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी भी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी भी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ अखबार की सिर्फ सुर्खियां ही बनकर रह जाती हैं या टीवी पर 2 मिनट की न्यूज़ ही हो पाती है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथ ही मौजूद हैं शाहिद उमर, आपका खैर मकदम करती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करें लोकल न्यूज़ की, तो लोकल न्यूज़ में जो आज की अखबार की सुर्खियाँ बना हुआ है वो है कि तेलंगाना सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को निःशुल्क बिजली देने की बात कही है। और जो राज्य के डिप्टी सीएम हैं मल्लू भट्टी विक्रमार ने ऐलान किया है कि राज्य भर में सरकारी संस्थाओं को, शैक्षणिक संस्थाओं को निःशुल्क बिजली प्रदान की जाएगी। और उन्होंने दावा किया है कि इससे 27,862 सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं को लाभ मिलेगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी हाँ, जिस तरह से डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी ने ये इस बात का ऐलान किया है कि जो पूरे तेलंगाना में सरकारी स्कूल हैं, उन्होंने ये जिक्र किया कि 27,862 जो स्कूल हैं उनको लाभ मिलेगा। और मुझे लगता है कि तेलंगाना की जो आम आवाम है, पब्लिक है, उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि जिस तरह से स्कूल को अब जो बिजली उन्होंने मुफ्त करने की बात कही है, ये अपने आप में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और तेलंगाना में भी देखा जाए तो अभी इस तरह की कोई गवर्नमेंट अभी एक्शन इस पर नहीं लिए थी, इस तरह की कोई चीज़ें सामने नहीं आई थी। लेकिन अब जिस तरह से तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से जो सरकारी स्कूल है उनको बिजली मुफ्त दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे जो बच्चे हैं जो एजुकेशन ले रहे हैं तो उन पे कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा और आने वाले वक्त में इसका काफ़ी फायदा बच्चों को मिलेगा और एक बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है कांग्रेस गवर्नमेंट की। जी बिल्कुल। तो वहीं दूसरी खबर पर जो नज़र डालेंगे तो वो सबसे बड़ी खबर ये इस वक्त जो अखबार की सुर्खी बना हुआ है, दल बदल पर कांग्रेस के पाखंड का केटीआर और हरीश राव ने मजाक उड़ाया है। जो बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं केटीआर और उनके जो पूर्व मंत्री हैं हरीश राव, उन्होंने विधायकों के दल बदल पर कांग्रेस पर पाखंड का आरोप लगाते हुए कहा, उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में और तेलंगाना के जो दल बदल विधायक हैं उनके साथ कांग्रेस कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी कर रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पाखंड का खेल खेल रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो दल बदलू विधायक हैं उनको पेंशन दी जाती है। और हालांकि तेलंगाना के जो विधायक हैं जो दल बदल करके जो कांग्रेस में गए हैं, जो चाहे वो बीआरएस से हों चाहे वो भाजपा से हैं, उनकी पेंशन बरकरार रखी है यहाँ की सरकार ने। अगर देखें तो केटीआर की बात करें तो उनको तब से झटका लगा है जब से उनके कम से कम 10 विधायक कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में विधानसभा में एक बिल पास किया गया है, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जो दल बदल नेता है जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर दूसरे मिजाज चुके हैं और अयोग्य घोषित किए जा चुके हैं, उनका जो पेंशन है वो पेंशन बहाल नहीं की जाएगी, रोक दी जाएगी। तो इसको लेकर केटीआर ने तेलंगाना जो गवर्नमेंट है इसको घेरा है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा पिछले कुछ महीनों के अंदर किस तरह से बैक टू बैक लगातार जो बीआरएस के बड़े नेता रहे, चाहे एमएलसी की बात करें या विधायक की बात करें, तो वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। तो उसको हिमाचल प्रदेश से जोड़कर, क्योंकि वैसे भी केटीआर की बात करें तो अलग इन लोगों को गुस्सा भरा हुआ है कि इनके पार्टी के नेताओं को तोड़कर कांग्रेस अपने पार्टी में शामिल कर ली। तो अब हिमाचल प्रदेश से लेकर इन्होंने उस बात से जोड़ा है कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में आपकी गवर्नमेंट है और आपके नेता छोड़कर दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, उनको अयोग्य घोषित कर आप इन्हें प्रस्ताव पारित कर दिया कि उनको हम पेंशन नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे जो नेता पार्टी छोड़कर आपके पार्टी में जा रहे हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। तो आखिर ये दोहरा चरित्र क्यों है? इसी को लेकर केटीआर की बात करें, हरीश राव की बात करें, उन्होंने राहुल गांधी पे भी सवाल खड़ा किया कि आखिर आप जवाब दें कि दोहरा मापदंड क्यों किया जा रहा है कि एक तरफ आपकी सरकार, वहां पे जो आपके पार्टी के नेता हैं वो छोड़कर जा रहे हैं, तो आप तो उन्हें अयोग्य घोषित करके उनकी जो पेंशन उसको रोक दे रहे हैं, तो फिर ये चीज तेलंगाना में क्यों नहीं हो रही है? जबकि उनको सबसे दुख की बात यही है कि उनके जो पार्टी के नेता है सबसे ज्यादा कांग्रेस में शामिल बीआरएस से हुए। जी, जैसा कि आपने बोला कि कांग्रेस जो बीआरएस के जो बड़े बड़े नेता है, हालांकि बहुत बड़े बड़े नेता है जो बहुत सालों से उनके साथ वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। और कहीं ना कहीं ये एक तरह से सेंधमारी की बात कही जा सकती है कि उन्होंने सेंधमारी की है। कोर्ट का भी रुख किया गया था कि इन्हें अयोग्य घोषित किया जाए, राज्यपाल से भी उन्होंने मिला था। तो कहीं ना कहीं इसी सब का टीस कह ले या फिर बीआरएस एक मौका मिल गया उस हिमाचल प्रदेश से जोड़कर देखने के लिए, तो बीआरएस कहने के कांग्रेस में हमलावर है। जी, जैसा कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसको सिर्फ 1 महीना ही बाकी बचा है, तो इसी के वजह से कांग्रेस, भाजपा और जो अन्य पार्टियां हैं वो ज़ोर शोर से अपनी पार्टी का
अपनी अपनी पार्टी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं पर जो कांग्रेस के सांसद हैं राहुल गांधी और जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कल महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित किया, एक जनसभा को संबोधित किया। और वहीं पर राहुल गांधी ने सांगली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया, उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि जो शिवाजी की जो मूर्ति गिरी है उसमें भाजपा कहीं ना कहीं गिरते हुए नजर आ रही है। और उन्होंने कहा कि हम जातिगत जनगणना करा के ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और उन्होंने मोदी को कहीं ना कहीं उन पर बहुत ही बुरी तरह से प्रहार किया है। हालांकि जो नरेंद्र मोदी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो शिवाजी की मूर्ति गिरी थी उस पर उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी और उसको ही लेकर राहुल गांधी ने उन पर कटाक्ष भी किया था। आपने नरेंद्र मोदी की बात की, शिवाजी मूर्ति की बात की, तो उन्होंने साफ तौर पे जिस तरह से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी वहां गए, रैली की, रैली में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमें बहुत दुख है कि मूर्ति गिरी, या फिर उन्होंने माफी मांगा। ठीक, उसी चीज को जोड़कर राहुल गांधी ने कटाक्ष कर लिया और उस पर उन्होंने तंज का इसी के साथ साथ उन्होंने आरएसएस, अगर कांग्रेस की बात करें, महागठबंधन की बात करें, तो इलेक्शन में काफी बड़ा मुद्दा रहा जातिगत जनगणना। इस बात का जिक्र कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में किया, क्योंकि महाराष्ट्र में कयास ये लगाए जा रहे थे कि इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन वहां पे इलेक्शन का तारीख का ऐलान नहीं हुआ। पिछले कुछ दिन पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने वहां रैलियां की, फिर अब राहुल गांधी रैलियां कर रहे हैं, तो इस बात से साफ पता चल चुका है कि जो महाराष्ट्र की जमीन है वहां पे सारे लोग अपने जीत की तलाश में जुटे हुए हैं और सब उस रणभूमि में कूद गए हैं। अगर राहुल गांधी की बात करें महाराष्ट्र में, तो उन्होंने लगातार नोटबंदी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मोदी जी के अंदर कोई गलती नहीं होती, झूठ इंसान अगर माफी तब मांगता है जब कोई झूठ गलत काम किया हो। उन्होंने शिवाजी मामले में माफी मांगी, तो राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि अगर उन्होंने इस मामले में माफी मांगी तो नोटबंदी को लेकर भी जनता से नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। फिर उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र के हर एक जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरह से सदन के अंदर जब वो अडानी और अंबानी का नाम लेते हैं तो उनको उनका नाम लेने से मना कर दिया जाता है। इस पर उन्होंने ये कहा कि मैंने उनका नाम A1 और A2 रखा, इस बात का जिक्र किया। इसी के साथ उन्होंने जातिगत जनगणना को भी वहां पे लुभाया, जनता के सामने ये रखा कि हमारा शुरू से एजेंडा रहा है, हमने भी देखा शुरू से एजेंडा महागठबंधन का रहा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। अभी हाल ही में जिस तरह से आरएसएस का बयान सामने आया है उस पर भी राहुल गांधी ने भांप लिया। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से पहले आरएसएस के लोग हों या बीजेपी के लोग हों लगातार इसके खिलाफ थे कि जातिगत जनगणना ना हो, लेकिन अब जिस तरह से आरएसएस की तरफ से ऐसा कहा गया है कि जरूरत हो तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हमने पिछले लाइव में ही कहा था कि इस चीज को फिर कांग्रेस महागठबंधन की एक कामयाबी मानी जा रही है कि जिस तरह से उन्होंने इस मुद्दा को उठाया। बीजेपी की बात करें या आरएसएस की बात करें, हालांकि आरोप ये भी लगते हैं कि आरएसएस जो बात बोलती है, जो आरएसएस चाहती है वो बीजेपी के लोग करते हैं। तो इसी चीज को कांग्रेस पार्टी कह लें या महागठबंधन की बात कह लें, उन्होंने भाप चुका है। और जिस तरह से आरएसएस की तरफ से जातिगत जनगणना की बात कही गई है तो एक तरह से महागठबंधन खुद को अपनी जीत समझ रही है। और इसी को लेकर उन्होंने महाराष्ट्र में काफी कड़े तेवर में दिखे। राहुल गांधी बीजेपी पर लगातार कई आरोप लगाए। उन्होंने नोटबंदी में देखा गया कैसे परेशानियां हुई, हालांकि आमतौर पर देखें तो अभी लोग बात करने से इंकार कर रहे, बात नहीं कर रहे, लेकिन राहुल गांधी ने इस बात का भी जिक्र किया कि नोटबंदी में कैसे परेशानियां हुई, उस मामले पर भी मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। जी जी, जैसा कि राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी हमेशा मोहब्बत की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और वो हमेशा हर जगह मोहब्बत का पैगाम देते हैं। तो वहीं देखा जाए दूसरी तरफ उनके ही अपने मंत्री इस चीज़ को तार तार करते हुए नज़र आते हैं। हालांकि जो कल शिमला में हुआ और वहाँ पर जो विधानसभा का जो सत्र चल रहा था, मानसून सत्र, उसमें जो एक मंत्री हैं उनके अनिरुद्ध सिंह, उन्होंने जो मुसलमानों की एक मस्जिद है वहाँ पर, वो कई साल पुरानी बताई जा रही है, उसको लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान और एक विवादित बयान भी कह सकते हैं वो दिया है। उन्होंने कहा है कि हम ये जो अवैध निर्माण है इसको हटाकर ही रहेंगे और उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही तालियां ठोकी थी और दोनों ही बहुत खुश नजर आए थे। और वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो ओवैसी हैं, जो MIM के प्रमुख हैं, उन्होंने उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी मोहब्बत का पैगाम देते हैं, लेकिन उनके खुद के मंत्री ही मोहब्बत को तार तार करते हुए नजर आते हैं। और उस पर ही जो शिमला के जो कांग्रेस, हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने भी ओवैसी पर पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए हर समय नजर आते हैं और वो इन मुद्दों में जहां पर उनको कूदना नहीं चाहिए वहां पर वो कूद पड़ते हैं। अब ऐसे अगर बात करें तो जो शिमला के संजौली जो जगह है वहाँ पे जो मस्जिद है वहाँ पे विवाद तो पहले चल रहा है, तो उस मामले को लेकर कोर्ट में केस चल रहे हैं। हालांकि शनिवार को हो सकता है कि फैसला है,
लेकिन ये मामला तूल ऐसे पकड़ा कि कुछ दिन पहले वहां पे कुछ विवाद हुए थे, उसमें किसी एक समुदाय के लोगों को कुछ लोगों ने मिलकर मार दिया। हालांकि सर फोड़े, काफी गंभीर चोट आई थी। इस मामले में जो हिमाचल प्रदेश की पुलिस है उसने एक्शन लेकर 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया। उसके बाद जो मस्जिद का जिक्र किया जा रहा है, कहा जाता है कि काफी पुरानी मस्जिद है, वो पहले मस्जिद छोटी हुआ करती थी, जाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ चीजें बदलती हैं, उसमें भी तब्दीली की जरूरत आई। वहां पे अगर हम प्रोटेस्ट की बात करें तो गौर करने वाली बात यह कि वहां पे सबसे पहले कि वहां तो हिमाचल प्रदेश की सरकार है। अब वहां पे जिस तरह से एक अलग संगठन के लोग, हिंदुवादी संगठन के लोग, आरएसएस के लोग जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में वो एक अलग माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अभी जिस तरह से आपने सदन का जिक्र किया कि पक्ष और विपक्ष के दोनों तरफ से तालियां बजाई गई, विपक्ष में तो बीजेपी है, कांग्रेस पे भी आरोप ये लगते हैं कि मोहब्बत की दुकान में शायद राहुल गांधी की बात करें कि वो मुस्लिमों का जिक्र नहीं कर पाते। हालांकि कुछ दिन पहले काफी विवाद हुए, सवाल हुए, तो हाल ही में राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था बॉम्ब लिंचिंग को लेकर। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो उनके जो मंत्री हैं, उन्होंने जो अवैसी ने टिप्पणी की तो उस पर उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे राजनीति रोटियां सेकी जा रही हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर अभी देखें कांग्रेस खेमे की बात करें तो उनके मंत्री का क्या बयान आ रहा है, वो समझ से परे है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि किसी को भी कानून लेने का हक नहीं है, वो चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो या हिमाचल प्रदेश का कोई भी जनता हो। लेकिन सवाल यह भी है कि जिस तरह से वहां विवाद खड़े किए जा रहे हैं, कानून को अपने हाथ में लेने की शक्ति किसको कौन दे रहा है? बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, जिस तरह से वहां पे अल्टीमेटम दिया गया है। अब सरकार बड़ा या संगठन बड़ा या संविधान बड़ा, सवाल यह भी है। वहां पे बाकायदा अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि आप अगर 2 दिन के अंदर पे कार्रवाई नहीं करते, मस्जिद को तोड़ते नहीं है, तो हम अपना जो रास्ता है वो अपनाएंगे। तो जिस तरह से खुलेआम अगर हिमाचल प्रदेश सरकार को धमकियां दी जा रही हैं, तो आखिरकार अगर वो मस्जिद जायज या फिर मामला कोर्ट में गया है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार आखिर उन लोगों पर कड़ा एक्शन क्यों नहीं लेती है? अगर वही चीज अगर हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं, मध्य प्रदेश में देखते हैं, तो शायद मुझे लगता है अभी तक लाठी चार्ज की जा चुकी होती और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका होता। तो सवाल यह भी है हिमाचल प्रदेश सरकार पे, कांग्रेस पे, कि आखिरकार वो इन सब मामलों में कड़ा रुख अपनाने से क्यों डरती है? क्या उनके अपने नेता के अंदर जो खेमा है वो इस बात से सहमत नहीं है कि उस पर आप एक्शन लें? क्योंकि अभी आपने जिक्र किया कि उनके एक मंत्री है, उन्होंने ये कहा कि जो अतिक्रमण है, अवैध है, उसको डिमोलिश किया जाएगा। आप करें, लेकिन मामला जब कोर्ट में है, शनिवार का वक्त है, तो आप उतने दिन तक इंतजार क्यों नहीं करते हैं? फिर इतनी हिम्मत कैसे उन लोगों के अंदर आती है कि 3-3 घंटे बाहर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? वहां पे तो ये कहा जा रहा है कि अब देखिए, उसको बांग्लादेश से जोड़कर देखा जा रहा है, रोहिंग्या से। हमने हाल ही में उत्तर प्रदेश में देखा कि कैसे जो तंबू तान के जो लोग रहते हैं उनको रोहिंग्या बताकर मारा गया था, पीटा गया था, एजेड लोग थे। हालांकि बाद में जब जांच हुआ, प्रशासन गई, जब एफआईआर हुए, तो पता चला कि वो भारत मूल के निवासी हैं। तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी के नाम पे लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है और वहां पे ये दलीलें दी जा रही हैं कि वहां पे मुस्लिमों का पॉपुलेशन संख्या बढ़ रही है। तो सवाल ये भी है कि क्या अगर मुस्लिमों की संख्या बढ़े और संख्या की किसी खास समुदाय की संख्या बढ़े, तो वहां पे और लोगों की परेशानी क्या है? आप तो ये हवाला दे रहे कि नहीं, वहां पे आपके पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी जो बहन बेटियां हैं वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। तो ऐसे मामले तो कोर्ट का काम है, कानून का काम है। हम और आप कौन होते हैं कानून को हाथ में लेकर रोड पर उतरने वाले? जी, जैसा कि आपने रोहिंग्या मुसलमानों का जिक्र किया कि रोहिंग्या मुसलमानों को घुसने नहीं दिया जाता है, हालांकि वो दूसरे देश के निवासी हैं। और कल ही एक खबर सामने आई थी कि रोहिंग्या मुसलमान जो बांग्लादेशी एक फैमिली थी, वो एक दलाल के जरिए हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश कर रही थी और वहां पर एक 13 साल की बच्ची को बीएसएफ के जवानों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि उसके जो फादर हैं उनका कहना है कि मेरी बेटी और मेरी पत्नी एक दलाल के जरिए अपने बेटे से मिलने जा रही थी जो त्रिपुरा में रह रहा था। तो अगर देखा जाए तो मुसलमानों पर आप अत्याचार कर रहे हैं, एक मुसलमानों का नाम लेकर अत्याचार कर रहे हैं, तो आप दूसरे पक्ष जो हिंदू लड़की कल मारी गई है, आप उस पर माफ़ी मांग रहे हैं कि हमें मालूम नहीं था इस चीज़ के बारे में। और आप सिर्फ एक समुदाय पर जुल्म नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे समुदाय पर भी जुल्म कर रहे हैं, इसको देखते हुए। बिल्कुल, अगर जुल्म की बात करें तो आप किसी एक पक्ष पे क्यों हुई? कानून है, देश का कानून सबसे बड़ा है। हालांकि अभी हमने हाल ही में देखा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है बुलडोजर को लेकर उत्तर प्रदेश में, कैसे कहा गया कि किसी एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त अपना रुख अपनाया। उसने ये कहा कि जो तय कानून नियम है उसको सभी को पालन करने की जरूरत है। और अभी हाल ही के मामले जिस तरह से बढ़ते नजर आ रहे हैं, हम हो या आप हो,
इस चीज का जिक्र करते हैं तो लोगों का साफ तौर पर यह कहना होता है कि आप किसी एक का पक्ष ले रहे हैं। सवाल यह भी है कि अगर किसी एक खास लोगों पर अगर टारगेट किया जा रहा है तो हम उसकी बात लेकर आपके सामने ना आए तो फिर किसकी बात लेकर सामने आए? सवाल यह भी है, क्योंकि अगर एक खास समुदाय को बार बार टारगेट करना, उन पे ज्यादती करना, उन पे जुल्म उठाना, तो फिर हक तो यही है कि जिनके ऊपर ज्यादती हो रहे उस पर सवाल खड़ा किया जाए। हम उत्तर प्रदेश का मामला देखें, मध्य प्रदेश का मामला देखें, अब हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से चल रहे हैं, अब आप सोच सकते हैं कि मानसिकता कितनी गिरी हुई है कि मस्जिद की अगर ऊपर अगर दीवार चल रहे हैं, उसकी थोड़ी तामीर बड़ी की जा रही है तो लोगों को उस बात से भी दिक्कत हो रही है कि किस तरह से घंटों रोड पे प्रोटेस्ट करना। हालांकि अभी हाल ही में हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह से वहां के लोग परेशान थे बाढ़ की वजह से। जो वहां के मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपनी जो मंथली थी उसको न लेकर उन्होंने आम लोगों को देने का कोशिश की, उनके बीच वो गए। तो इन सब चीजों से, इन सब मुद्दों से परे हटकर वहां पर हिमाचल प्रदेश में एक खास रणनीति अपनाने की कोशिश की जा रही है, कैसे भी वहां पे जो कांग्रेस सरकार है उसको डिमोलिश किया जाए, उसको अपने काम करने में बाधा डाली जाए। हालांकि शायद देखा जाए तो ठीक है, दूसरे राज्यों में भाजपा की सरकार है, वो अपने मनमानी तरीके से अपनी कार्रवाई करते हैं जो भी उनको करना होता है। तो वहीं पर देखा जाए तो हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस में जब भाजपा ऐसा इल्जाम लगाती है कि वहां पर उन्होंने जो भी बोला, और हालांकि जो कांग्रेस के मंत्री हैं उनका जो बयान है वो बहुत ही शर्मनाक नजर आता है, क्योंकि वो काफी टाइम से वो मस्जिद बनी हुई है और आप एक तरफ मोहब्बत का पैगाम देते हैं, दूसरी तरफ ये इस तरह की बातचीत करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप पर वो दिखावा एक दिखाया जाता है कि आप मुसलमानों के लिए बहुत ही दिल से उनको चाहते हैं या दिल से उनको प्यार करते हैं, और जब मुसलमानों की बात आती है तो आप खुलकर उनके लिए एक शब्द भी नहीं बोल पाते हैं। बिल्कुल, हमने कुछ दिन पहले जिक्र किया था कि एक पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने खुद जिक्र किया था इस बात का कि बीजेपी पे तो आरोप लगते हैं कि ये एक खास समुदाय पर टारगेट करती है, लेकिन कांग्रेस भी खुलकर नहीं बोलती है तो लोग क्या समझे? आप भी इसके मतलब डरते हैं, समर्थन कर रहे हैं, आप भी डरते हैं। तो वही चीज हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है कि आपके मंत्री की बयान अलग आते हैं और आपके जो मुख्यमंत्री है, हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो भी अतिक्रमण चीजें हैं उस पर सरकार अपनी काम कर रही है और कानून के दायरे में, और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके जो मंत्री है, पंचायत मंत्री, उनका बयान कुछ और आता है। तो इस तरह के मामलों पे आला कमान क्या करती है? क्या आला कमान को बोलने की जरूरत नहीं, समझाने की जरूरत नहीं कि आप किस मामलों में कैसे खुलकर मिले, या फिर मीडिया में टीआरपी लेने की कोशिश की वजह से ऐसे बयान दिए जाते हैं? जी, हालांकि जैसे जो विक्रमादित्य सिंह है, जो कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कांग्रेस मंत्री हैं, उन्होंने बोला कि ओवैसी पर जो इल्ज़ाम लगाया कि आप राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। हालांकि जब उनके मंत्री जो बयान दे रहे थे विधानसभा में, तो उस वक्त वो बहुत ही मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे और मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप कहीं ना कहीं आप उनके पक्ष में बात करना चाहते हैं। और वहीं हम दूसरी खबर पर नजर डालें तो जैसा कि सरकार सुरक्षा व्यवस्था की बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करती है, तो कल एक महाराष्ट्र के एक जिला है गढ़चिरौली, वहां से एक वीडियो सामने आया है कि वहां पर एक माता पिता अपने बच्चों को कंधे पर, उनकी डेथ हो गई और कंधे पर वो उनको 15 किलोमीटर लेकर पैदल चले हैं, और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हम एक अस्पताल में गए थे, वहां पर हमें एम्बुलेंस नहीं दी गई। हालांकि उन बच्चों की मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, और उन्होंने बोला था कि बच्चों को बुखार आया था और वो एक तांत्रिक के पास गए थे, तांत्रिक ने पता नहीं उनके साथ क्या किया और उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। हालांकि उसके बाद वो जब अस्पताल गए तो डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब इनकी डेथ हो चुकी है, और उनको अस्पताल से कोई भी एम्बुलेंस नहीं दी गई, और इसी की वजह से वो अपने बच्चों को कंधे पर डालकर 15 किलोमीटर पैदल चले हैं। वो जो वीडियो वायरल हो रहा है वो बहुत ही डरा देने वाला वीडियो है। महाराष्ट्र की जो अभी घटना, ये काफी शर्मनाक घटना है, और मुझे लगता है कि अगर वीडियो ये वायरल नहीं होती तो पता भी नहीं चलता कि एक बाप जिसके ऑलरेडी 2 बच्चे इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, एक तो उसकी अलग तड़प है, उसके बाद वो 15 किलोमीटर, क्या मतलब एक बाप पे गुजरती होगी कि अपने कंधे पे बच्चों का लाश लेकर, वो भी ज्यादा नहीं, 4 से 5 साल की एक बाप और एक माँ दोनों अपने कंधे पर वो भी 15 किलोमीटर, वो भी उस रास्ते से कि जिस रास्ते पे वो पक्की सड़क नहीं है। उन्होंने कई घंटों अस्पताल में इंतजार किया, फिर आखिरी में उनका बयान ये आया है कि आखिरकार जब मेरे बच्चे रहे नहीं तो हम एम्बुलेंस का इंतजार क्यों करते। लेकिन कहीं ना कहीं जो वहाँ के पुलिस, माफ कीजिएगा, जो अस्पताल है, कानून व्यवस्था, प्रशासनिक सेवा है, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार जब के मामले हुए तो जो वहां की प्रशासनिक सेवा है वो क्या कर रहे थे, आखिर एम्बुलेंस ना आने का रीजन क्या रहा। और फिर जिस तरह से इन्होंने 15 घंटे, माफ कीजिए 15 किलोमीटर चलकर इन्होंने सफर तय किया, वो भी अपने बच्चों के जो शव है उसको कंधे पे लेकर, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार पर भी तो सवाल खड़ा होता है, लेकिन वहां के लोगों पे भी एक शर्मनाक ये कलंक है कि किस तरह से उनको ऐसे सफर करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और जो अस्पताल है
कि वहां पे क्या आखिर वहां पे क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। हालांकि अगर ये सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल ना होता तो शायद हम तक और आप तक ये बात नहीं पहुंचती कि किस तरह से एक माँ और बाप अपने बच्चे का जो शव है उसको कंधे पे लेकर 15 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। जी, जैसे आपने वीडियो की बात की कि अगर वीडियो वायरल ना होती तो हम तक वो खबर ना पहुंच पाती, ऐसी बहुत सारी खबरें रहती हैं जो हम तक ना पहुंच पाती हैं, हम सोशल मीडिया पर देखते हैं और वो मेन स्ट्रीम मीडिया में बिल्कुल ही नहीं चलाई जाती हैं और उनका जिक्र भी नहीं किया जाता है। तो वहीं पर एक खबर और सामने आई है कि जो सुल्तानपुर में जो एनकाउंटर हुआ है उस पर अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने बोला है कि वो एक अलग खास जाति का था, इसीलिए उसका एनकाउंटर कर दिया गया और जो उसमें मुख्य आरोपी था उसके द्वारा ही उनका एनकाउंटर कराया गया है। और अगर आपको पता था कि वो मुख्य आरोपी है तो आपने उसको पकड़ा क्यों नहीं, और आपने वो जो दूसरे आरोपी थे उसमें 4-5 लोग थे, उनके पैरों पर गोलियां मारी गई हैं और जो एक अलग जाति का लड़का था, युवक था, उसको जान से मार दिया गया। अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो उनके जो अभी ट्वीट आ रहे हैं उससे साफ दिख रहा है कि अखिलेश यादव के अंदर भी जो उनकी आत्मा है वो अब बेचैन हो चुकी है जी। उन्होंने जब देखा इनकाउंटर में यादव का नाम आया किस तरह से वो बेचैन हो गए और ट्वीट पर ट्वीट करने शुरू कर दिए, योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। हालांकि इनकाउंटर है, योगी आदित्यनाथ की एक अलग छवि मानी जाती है इन सब मामलों में। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले भी सदन में देखा गया था कि ये योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से 2 नाम लिया था जिसमें यादव था और एक मुस्लिम था जी। उसका जिक्र किया और उन्होंने साफ कहा कि यहाँ पे इस तरह के लोगों की अपने राज्य में कोई जगह नहीं है और इनको बुलेट पर दौड़ाया जाएगा। अभी जिस तरह से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया इससे साफ पता चलता है कि अखिलेश यादव जो वहां पे मुस्लिम यादव की बात करते हैं तो उनको मुस्लिम यादव में भी यादव कितनी मोहब्बत करते हैं और मुस्लिमों से कितनी है। बीच में हमने देखा कि कैसे लगातार इनकाउंटर में सबसे ज्यादा किस धर्म के लोगों को टारगेट किया गया, लेकिन उन मामलों में अखिलेश यादव खुलकर बोलने की बात तो दूर, एक ट्वीट करना सही नहीं समझे। इन मामलों में मीडिया से खुलकर नहीं बोलते कम, जब ज्यादा विवाद खड़ा हो, जब ज्यादा इन पर सवाल खड़े हो तो ये थोड़ी 1 से 2 लाइन कोड करके निकल जाते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से यादव का मामला आया हुआ है, उन्होंने ट्वीट किया है तो उन पर भी सवाल खड़ा होता है कि एक तरफ तो चलिए योगी आदित्यनाथ की छवि मानी जाती है कि वो एक अलग एजेंडा लेकर अपना चलते हैं, लेकिन आप जब अल्पसंख्यकों की, यादव की या सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं तो आपके अंदर जो अभी बेचैनी आई है एक यादव के इनकाउंटर पे, इसके पहले जो लगातार लोगों के घर गिराए गए, लगातार जो इनकाउंटर में लोग मारे जा रहे हैं, तो आखिरकार आप उनके घर जाने से या उनसे मिलने से क्यों बचते हैं? जी बिल्कुल। क्या आपको भी इस बात का डर हो गया है कि अगर मैं उनसे मिलूं तो एक तरफा जो अलग वोट है वो कम हो जाए, या फिर अगर अब मैं इनसे ना मिलूं तो उधर का वोट बैंक कम हो जाए? तो क्या हर मामले में राजनीति को ऊपर करके अपने वोट बैंक के लिए सब करना जरूरी है? अगर आप एक राज्य के मुख्यमंत्री पहले रह चुके हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस तरह के कोई मामले हो तो आप खुलकर बोलें। अभी जिस तरह से वहां पे इनकाउंटर के मामले में तो उत्तर प्रदेश को देखा जाता है कैसे योगी आदित्यनाथ किस तरह से इनकाउंटर, हालांकि पुलिस जो प्रशासन उस पर भी सवाल खड़े उठते हैं कि इनकाउंटर, हर मामले में इनकाउंटर कैसे हो रहे हैं, या फिर किसी अगर वहां की हम देखें लिस्ट तो सबसे ज्यादा किस समुदाय के लोग आएंगे आपको भी मुझे भी पता है, वो बोलने की जरूरत है नहीं। लेकिन अभी अखिलेश यादव की जो बौखलाहट है, मुझे लगता है कि अपने, कहा जाता है ना कि अपने पे आती है तो पता चलता है, तो अभी जिस तरह से इनके अंदर बौखलाहट सामने आई है, जिस तरह से ट्वीट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर पहले जैसे मामले चल रहे थे अगर उनमें ही शुरू से बोलना शुरू कर दिए होते तो शायद आज ये दिन उनको देखना नहीं पड़ता। और इन पे भी सवाल खड़ा तो कहीं ना कहीं होता ही है कि आखिरकार आप जब सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं और आज ऐसे दिन आए हैं तो आप तो इन पर खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन औरों के साथ होते तो आप खुलकर क्यों नहीं बोलते, आप क्यों डरते हैं? बिल्कुल, जैसा कि शायद आपने बोला कि वो खुलकर बात नहीं करते हैं। देखा जाए तो अगर उसी पर अगर ओवैसी या दूसरे जो मुस्लिम नेता हैं उस पर बात करते हैं तो आप उन पर इल्जाम लगा देते हैं कि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। अगर वो बात ना करे तो फिर कौन बात करेगा? और बीजेपी का बी टीम आप जिक्र कर जी 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 जी, उन पर बीजेपी का बी टीम का उन पर एक टैग लगा दिया जाता है। और देखा जाए तो अखिलेश यादव बहुत ही एक अच्छे नेता माने जाते हैं, लेकिन उनको भी ये सोचना चाहिए कि अगर हमें, क्योंकि हमें जनता जिता कर ला रही है, वो सिर्फ आपको एक समुदाय के लोग वोट नहीं दे रहे हैं, वो हर जाति के, हर समुदाय के लोग आपको वोट देकर जिताने के लिए लगेंगे। क्योंकि जो भी नेता हैं वो अपने फ़ायदे के लिए ही काम करते हैं, और वो जब चुनाव का जो वक्त नज़दीक आता है तब वो ये सारे बयानबाजी शुरू कर देते हैं। तो इसी के साथ जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे और मेरे साथी शाहिद उमैर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।